नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक एसडीएम साहिबा और एक प्रोफेसर की प्रेम कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज की भीगी भीगी बरसात और तुमसे बात करना मुझे सदियों तक याद रहेगा। कहते हैं ना कि इंसान जज्बातों में बह करके कभी कभी इतना भावुक हो जाता है कि खुद के लिए जो रास्ते बनाता है उस पर कितना चल पाएगा यह उसे खुद भी नहीं मालूम होता है। तुम्हारा उस दिन गुस्से में कैंटीन से बाहर निकल जाना मुझे अंदर तक झकझोर गया था। मैं चाहता था कि तुम्हें रोक लूं, तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, तुमसे कह दूं कि रुक जाओ नील, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मगर मेरे अंदर के पुरुष ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। कैसे कह दूं कि तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद का नहीं रहा? कैसे कह दूं कि अब सुबह सुबह मुझसे शरारत करके जगाने वाला अब कोई नहीं है? कैसे कह दूं कि सुबह सुबह अब मुझे चाय देने वाला कोई नहीं है? कैसे कह दूं कि तुम्हारे जाने के बाद बिखर सा गया हूँ? कैसे कह दूं कि लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारे बारे में और मेरे पास जवाब नहीं होता उनके सवालों का? कॉलेज से लेकर के अब तक तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया जिंदगी में। तुम्ही से इश्क और तुम्ही से शादी मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। आखिर तुम भी तो यही चाहती थी। मेरी छोटी सी नौकरी और तुम्हारी बड़ी सी नौकरी कभी भी हम दोनों की दरमियान दीवार नहीं बनी। ना ही मेरे माँ बाप ने कभी कोई ऐतराज किया और ना ही हम दोनों ने समाज की परवाह की। हम गैर बिरादरी के जरूर थे, मगर हम दोनों में कभी जात पात को लेकर के कोई बात नहीं हुई। ना कभी तुमने मुझसे कोई शिकायत की और ना मैंने कभी तुमसे शिकायत की। तुम्हें याद है ना, जब तुम दुल्हन बन करके मेरे घर आई थी तो मेरा हाथ थाम कर कहा था आज से हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ और जब जाऊंगी तो दुनिया से। और कहते कहते मैंने तुम्हारे ओंठों को अपने लबों में चुप करा दिया था। फिर ऐसा क्या था जो तुमने मुझे तलाक की नोटिस भेज दी, वो भी बगैर मुझे बताए? और मैं भी कितना पागल था, तुम्हारी खुशी के लिए हस्ताक्षर भी कर दिए। दरअसल मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। तुम्हें याद है ना, जब मैं कॉलेज की प्रैक्टिकल फीस न जमा कर पाने के कारण तुम कितनी उदास रहा करती थी और मैंने अपनी कोचिंग की फीस तुम्हारे प्रैक्टिकल के लिए डिपॉजिट कर दी थी बगैर तुमसे बताए। शायद तुम्हारे नजदीक आने का सबसे अच्छा टाइम वही था। और जब तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हारी प्रैक्टिकल फीस जमा की है तो तुमने मुझे कितने प्यार से देखा था और मुस्कुरा कर मुझे थैंक यू बोला था। वो मुस्कुराहट मैं आज भी नहीं भूल पाया। यह बात और थी कि मैं उस दिन के बाद कोचिंग कभी नहीं जा पाया। सच कहूँ तो मेरी हंसी जिंदगी और सपनों की पहली सीढ़ी थी जिससे चढ़ करके हम दोनों ने नई कामयाबी और मोहब्बत की दास्तां लिखी थी। नील, आई लव यू। तुमने मुझसे तलाक तो ले लिया मगर मेरी जिंदगी में हमेशा रहोगी तुम मेरी पहली चाहत, पहली मोहब्बत थी और आखिरी ख्वाहिश रहोगी। हो सके तो लौट आओ फिर से मेरी जिंदगी में रोशनी बन करके। जिंदगी उस कैनवास की सीट की तरह होती है जिस पर इंसान जो चाहे रंग भर सकता है, मगर जब नियत को कुछ और ही मंजूर होता है तो वह पेंटिंग अधूरी ही रह जाती है जिसका एक कलाकार बहुत शिद्दत के साथ मूर्ति रूप देने के लिए आतुर होता है। मैं एक कोरे कैनवास की तरह ही था और नील एक ऐसी जादुई कलाकार थी जो अपने मनपसंद रंग मेरे जीवन रूपी कैनवास पर भर सकती थी। नील मेरी जिंदगी का वह सच थी जो ना तो मैं भुला सकता था और ना ही मिटा सकता था। बस उसकी यादें अब भी मेरे पास थी जो मुझे जिंदा रखी थी। और यह कड़वा सच था कि वही यादें मेरे जीने का सहारा भी थी। कॉलेज का पहला दिन और मेरी पहली क्लास और उसकी दूसरी बेंच और मेरी पहली बार बार मुड़ करके देखना मेरी आदत बन गई। और मैं नील मेरे प्रति लापरवाह, उसे पता ही नहीं था कि मैं उसे बार बार मुड़ करके देखता हूँ। यह सिलसिला
महीनों चला बॉटनी की क्लास और उसका मुस्कुराकर क्लास में आना मेरे मन को व्याकुल कर देता था। मध्यम परिवार की नील और निम्न परिवार का मैं, बहुत सामाजिक असमानता थी हम दोनों में, मगर कुछ था जो हम दोनों में समान था और वह था दोनों का सरल और सहज व्यक्तित्व। नील का बस स्टॉप पर इंतजार करना और मेरा उसके बगल में खड़ा होना बदसूरत जारी रहा, मगर नील इस बात से बेखबर थी कि उसे कोई दिलो जान से चाहने वाला और उसका रोज कॉलेज से लेकर के बस स्टॉप तक पीछा करता है, उसकी परवाह करता है। कहते हैं जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है, यह बात और है कि जो उसे पकड़ता है वह उसी के रंग और संग हो जाती है। मैं भी जिंदगी को पकड़ना चाहता था, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहता था। यही कारण था कि कॉलेज से लौटने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता और केमिस्ट्री की अपनी खुद की कोचिंग करता। रोज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना और लेट नाइट सोना मेरी आदत बन गई थी, मगर क्लास के लिए कभी लेट नहीं हुआ। मेरा अब भी नील को चाहने का सिलसिला जारी था। नील जब भी कॉलेज नहीं आती ऐसा लगता जैसे कॉलेज का हर फूल मुरझाने को है। नील को फूलों से बहुत प्यार था। बॉटनी की क्लास में हर्बेरियम बना करके वह जब लाती थी तो उसके फूलों का चुनाव बहुत अलग होता था और शायद इसीलिए क्लास की सभी टीचर्स उसे बहुत प्यार करती। वह पढ़ने में जितनी तेज थी उतनी ही सहज और सरल व्यवहार की भी थी और इसीलिए वह सबकी चहेती। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गए हम दोनों में आंख मिचौली करते हुए। अब नील को यह मालूम हो गया था कि मैं उसे लेकर के गंभीर हूँ, मगर अब तक ना मैंने बात की थी और ना ही नील ने। नील की एक सहेली रिया जब प्रैक्टिकल लैब में मेरे साथ स्कोलियोडान की नर्व खोज कर रही थी तो उसने ही मुझसे पूछ लिया, क्या तुम नील को लाइक करते हो? उसका इस तरह से अचानक पूछना मुझे कुछ देर के लिए हैरत में डाल दिया, मगर थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करके मैंने हाँ रिया बता दिया। रिया को मुझसे पूछना और फिर नील को पता हो जाना यह सब इत्तेफाक नहीं था। मुझे बहुत दिनों बाद यह जानकारी मिली थी कि मेरा नील को चाहना पूरा कॉलेज जानता था। खैर वैसे भी मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे बारे में कौन जानता है और कौन नहीं, बस नील जान गई थी इस बात की खुशी थी मुझे। कॉलेज से बॉटनी टूर जाना था, लिहाजा जब सबको चंदे के रूप में 1500 रुपए देने को कहा गया। लड़कियों की तरफ से नील को कहा गया चंदा कलेक्ट करने के लिए और लड़कों की तरफ से अशोक को, मगर जब अशोक ने कलेक्ट करने से मना कर दिया तो नील को ही यह जिम्मेदारी और मिल गई कि वह लड़कों का भी चंदा कलेक्ट करे। भारतीय यूनिवर्सिटी हो या विदेशी, दोनों में ही पढ़ाई के दौरान सब्जेक्ट से संबंधित जगहों, स्मारकों या संग्रहालयों में विद्यार्थियों के भ्रमण करवाना चाहिए। इससे स्टूडेंट में बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। जब लड़कियों से चंदा कलेक्ट करके नील लड़कों से चंदा कलेक्ट करने आई तो सबसे पहले उसने मुझसे ही कहा। नील का मुझसे थोड़ी सी ही सही मगर उसका मुझसे मुखातिब हो करके बात करना मेरे लिए स्वप्न जैसा था। मैंने बगैर कुछ सोचे ही मेरे पर्स में रखे पैसे जो मैंने चंदे के रोज से ही संभाल कर रखा था नील की तरफ मुस्कुरा करके बढ़ा दिया। जिंदगी इंसान को सच में कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देती है जहां खुशियां बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही होती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था। नील का सबसे पहले मुझसे चंदा लेना मेरे लिए बातचीत का जरिया होने वाली थी। जब मैंने नील को 1500 रुपए अपनी पुरानी पर्स से निकाल करके दिए तो नील मेरे चेहरे की तरफ ही देख रही थी। उसका मुझे ध्यान से देखना मुझे अंदर तक सुकून दे गया। खामोशी नील ने तोड़ी। थैंक यू, नील ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मोस्ट वेलकम नील, मैंने मुस्कुरा करके जवाब दिया। बदले में नील ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब क्लास के सारे स्टूडेंट का पैसा कलेक्ट हो गया तो टीचर्स और स्टूडेंट की मीटिंग हुई जिसमें यूपी के हिस्टोरिकल प्लेस को प्राथमिकता दी गई। आगरा, फतेहपुर सीकरी, चित्रकूट, यह सभी जगहों के नाम सुझाए गए, मगर आगरा और फतेहपुर सीकरी की प्राथमिकता मिली। मार्च का प्रथम सप्ताह में आगरा और फतेहपुर सीकरी के टूर के लिए रखा गया। सुबह जब कॉलेज गेट पर बस आकर के खड़ी हुई तो सारे लड़के लड़कियां अपने अपने स्थान पर आकर के बैठ गए। कुछ ने घर से बड़ी बड़ी टिफिन पैक करवा लिया था तो कुछ ने फास्ट फूड के बहुत सारे पैकेट ले रखे थे। मैं चूंकि रूम लेकर रहता था तो मैं कुछ खास नहीं ले पाया,
मगर माँ के हाथ के बने हुए चावल और तिल के लड्डू जो पिछले सप्ताह घर से लाया था वो मैंने 5-6 रख लिए थे, साथ ही ट्यूशन से मिले हुए कुछ पैसे भी। मैं लेट पहुंचा था इसलिए मुझे अंतिम की सीट मिली। नील अभी तक नहीं आई थी, सब उसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद क्लास टीचर ने नील को फोन किया तो उसने रिसीव नहीं। तकरीबन 5 मिनट बाद नील रिक्शे से कॉलेज पहुंची। उसके पहुंचते ही सारे स्टूडेंट की नजर नील पर और क्लास टीचर के लाखों सवाल। फिर भी उसने मुस्कुरा करके सबसे माफी मांगी और सबका रिप्लाई भी दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी, उस दिन नील को मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठना पड़ा। उसके बगल रिया और फिर बाटनी की मैम बस अपने तेज रफ्तार से चली जा रही। हल्की हल्की सी सर्दी थी, फिर भी लड़के और लड़कियां अपने शौक पूरे कर आए थे। सबने अपने मनपसंद के कपड़े पहन रखे थे। ऐसा अक्सर होता है कि कॉलेज और रोज रोज के कपड़े से ऊब कर जब स्टूडेंट को ऐसा मौका मिले जहां उन्हें उनकी मर्जी और छोड़ दिया जाए तो उनका अंदाज ही फिल्मों हो जाता है। यहाँ भी यही था, पूरी बस फिल्मी हो चुकी थी। क्लास टीचर जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों थे, आज वह भी स्टूडेंट की ही तरह थे। आज कोई भी ऊंच नीच और छोटा बड़ा नहीं था, आज सब एक जैसे थे। रास्ते में कुछ लड़के और लड़कियों ने आपस में अंताक्षरी भी शुरू कर दिया था, मगर एक मैं था जो इन सब से अनजान बेखबर अपनी ही दुनिया में गुम था। कभी मन ही मन नील को सोचकर मुस्कुरा देता, कभी नील को देखने के बहाने खिड़की की तरफ देखता, तो कभी बस के धक्के से नील को स्पर्श मेरे मन को गजब का सुकून दे जाता। प्यार क्या होता है यह मैंने नील को देख कर जाना। कैसे नील को देखे बगैर मन कितना उदास हो जाता था। चेहरे की रौनक और आंखों की चमक फीकी हो जाती थी और जब नील की एक झलक मिल जाती तो छुई मुई के पौधे की तरह फिर से जान आ जाती। कैसे कहूँ कि नील अब मेरी खुशी, मेरी सफलता बन गई थी। सच में प्यार दुनिया का वो सबसे हंसी एहसास है जिसे मैं परिभाषित भी करना चाहूँ तो ना कर पाऊँ। देव क्या सोच रहे हो? अचानक से नील ने मुझे पुकारा तो मैं अपने आप से बाहर आया। हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं नील, बस अपनी फ्यूचर की तलाश में बहुत दूर चला गया था। मैंने गंभीर होते हुए कहा। अच्छा हाँ, तो मिला क्या आपका फ्यूचर? नील ने मुस्कुरा कर पूछा। तलाश करते करते बहुत दूर आ गया हूँ, परंतु कर्म करना मेरा फर्ज है और फल देना ऊपर वाले का काम है। मेरी बात को काटते हुए नील ने कहा। नहीं, मैंने लापरवाही से कहा। क्यों? उसने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि मेरा फ्यूचर भगवान के हाथों में नहीं है बल्कि किसी इंसान के हाथ में है। कहते कहते मैं गंभीर हो गया था। अच्छा ऐसा है? उसने मुस्कुरा करके कहा। हाँ ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया। वह खुद में सोचने लगी और फिर जाने कहाँ खो गई। दोपहर के 12 बजने वाले थे और सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए जिद करने लगे। ड्राइवर ने बस को एक रेस्तरां के सामने रोका तो सारे स्टूडेंट बस से उतरने लगे। मैं अपनी ही सीट पर बैठा रहा खामोश। नील भी बैठी रही, वह भी नहीं गई। रिया हम दोनों को छोड़कर बस से नीचे उतर गई। अब नील और मैं बस में ही रह गए, मगर मुझे लगा यह अच्छा नहीं है। मैं खड़ा हुआ और नील का हाथ हल्के से छुआ तो वह चौंक गई, जैसे मैंने उसे किसी ख्वाब से जगा दिया हो। नील लंच कर लो, मैंने कहा। वह कुछ नहीं बोली और बस से नीचे उतर गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बस से नीचे उतर गया। सारे स्टूडेंट अपनी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करके टेबल पर बैठे गप्पे मार रहे थे। मैंने नील से पूछा, क्या खाओगी नील? जो चाहे मंगवा लो। मैंने 2 कॉफी और 2 समोसे ऑर्डर किए जो थोड़ी देर में टेबल पर आ गई। नील को चाय पसंद नहीं थी, वह काफी पीती थी। यह बात कॉलेज के कैंटीन में मैंने रिया और नील को बातें करते हुए सुनी थी, इसलिए मैंने कॉफी ही मंगवाई। हम कॉफी और समोसे का मजा ले रहे थे और मैं नील को देख रहा था। उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सच में नील की आंखें बिल्कुल झील सी थी और बहुत गहरी, एकदम शांत। पहली बार नील को इतने करीब से मैंने देखा था, उसे निहारा था। मुझे एक ऐसा सुकून मिल रहा था जिसे मैं एहसास करके खुद में जी रहा था। और नील इन सब बातों से बेखबर कॉफी में डूबी थी, मगर बिल्कुल शांत। शायद नील कुछ सोच रही। लगभग 30 मिनट बाद बस वहाँ से रवाना हुई। नील अब भी खामोश थी। वेटर को बिल मैंने ही दिया। नील ने मना भी किया
और मुझे उसका बिल देना बहुत अच्छा भी लग रहा था। हम आगरा के करीब पहुंचने वाले थे। शाम के 5 बज रहे थे। सारे स्टूडेंट ने कहा कि पहले वह होटल जाएंगे, आराम करेंगे, फिर कल सुबह फतेहपुर सीकरी के लिए निकलेंगे। और ऐसा ही हुआ। टीचर्स ने भी यही ठीक समझा, लिहाजा बस को आगरा के एक अच्छे होटल में ले चलने के लिए ड्राइवर से बोला। होटल पहुंचकर सारे लोगों ने यह निर्णय लिया कि 2 हॉल बुक करा लिए जाएं, जिसमें एक हॉल में लड़के और दूसरे हॉल में लड़कियां रहेंगी। सारे लड़के और लड़कियों ने ऐसा ही किया, मगर रात के डिनर के समय डिनर हॉल में सब एक साथ आए। मैं लोअर टी शर्ट और उस पर एक हल्की जैकेट पहन रखी थी और नील ने रेड कलर का पंजाबी पटियाला सूट और एक शाल को फोल्ड करके कंधे पर रखा हुआ था। नील मेरी ही टेबल के सामने चेयर पर आकर के बैठ गई। मैंने फिर नील से उसकी पसंद पूछी, मगर इस बार भी वह मेरी ही पसंद पर छोड़ दिया। मैंने मिक्स वेज और मिक्स रोटियां ऑर्डर की। मैंने अब कुछ फ्रेश लग रही थी। हल्की गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में काजल, सच में वह खूबसूरत लग रही थी। सादगी में थी खूबसूरत, और यही मुझे नील के और करीब ले जा रहा था। डिनर खत्म हुआ, मगर हम लोगों ने कोई बात नहीं की, बस खाते ही रहे। कभी कभी कुछ और लेने के बहाने से मैं नील से पूछ लेता, लेकिन उसने अपने मन से कुछ नहीं बोला। जब डिनर खत्म हुआ तो सबने अपना अपना बिल पे किया और मैंने हम दोनों का बिल पे किया। इस बार भी नील ने कुछ नहीं कहा। सब अपने अपने हाल में सोने जाने लगे थे। नील ने मेरी तरफ देखा और बोला, सर्दी है, स्वेटर पहनकर सोना। हाँ ठीक है, मैंने कहा। वह कुछ नहीं बोली और चली गई। रात भर सोचता रहा, कभी नील तो कभी अपने रूम पार्टनर सुरेंद्र की बातें, तो कभी अपने दोस्त अशोक की, तो कभी अपने गांव के बारे में, अपनी माँ के बारे में। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी नींद खुली तो सब फ्रेश होकर के तैयार हो रहे थे। मैं भी फ्रेश होकर के तैयार हुआ। 7 बजे सब ब्रेकफास्ट करके बस में बैठ गए थे। नील पीले चूड़ीदार सूट में अच्छी लग रही थी। खुले बाल, ओंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक, आंखों में काजल। ऐसा लग रहा था बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। बस फतेहपुर सीकरी पहुंच चुकी थी। सारे स्टूडेंट टीचर के साथ अकबर के पंचमहल में पहुंच चुके थे। अकबर का विशाल शयन कक्ष देख करके सब विस्मित हो गए थे। जब हम बुलंद दरवाजा देखने गए तो आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1601 में कराया था, जो 12 वर्षों में बन करके तैयार हुआ था। सच कहूं तो फतेहपुर सीकरी की हर वो इमारत जो मुगल कालीन थी, सभी बहुत ही खूबसूरत और रहस्य से भरी थी। सबके पीछे का कुछ न कुछ इतिहास जरूर है, चाहे वह जोधाबाई का पंचमहल हो या शेख सलीम चिश्ती की दरगाह हो। सबका अपना अपना महत्व है। जब हम लोगों ने फतेहपुर सीकरी को अच्छे से अवलोकन कर लिया तो सब ने कहा कि लंच कर लिया जाए। घूमते घूमते सब थक भी गए थे। मुझे भी बहुत भूख लगी थी। सारे लोग पास के ही ढाबे पर गए और अपनी अपनी पसंद की चीजें बनवाने लगे। इस बार फिर नील ने मेरी ही पसंद पर करेले की सब्जी और रोटियों से पेट भरा। लंच करके हम सब आगरा के लिए निकले, मगर नील को बस में बैठे रहने से चक्कर आने लगे तो कुछ देर के लिए बस को रास्ते में रोक दिया गया। फर्स्ट एंड के बाद जब नील को कुछ आराम महसूस हुआ तो हम दोपहर के 2 बजे आगरा पहुंच चुके थे। पहले दयालबाद और बाद में ताजमहल को देखने पहुंचे। सच कहूं तो शाहजहां ने जिस ताज को अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था, वह एक दिन प्यार का प्रतीक के रूप में जाना जाएगा, यह शाहजहां को भी नहीं मालूम था। ईरानी वास्तुकला का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। पहली बार हमने ताज का दीदार किया था, और वह भी नील के साथ। सारे स्टूडेंट अपने अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी ले रहे थे। मैंने भी नील के साथ कई फोटो लिए। आज जब भी उन तस्वीरों को मैं देखता हूं तो वो पल, वो लम्हे फिर से जेहन में ताजा हो जाते हैं। शाम को काफी लेट हो गया जब हम होटल पहुंचे। आज हमें यहाँ से जाना था। किसी तरह हम अब अपना अपना सामान पैक किए और फिर वापस बस में आकर के बैठ गए। वापस आने के लिए नील मेरे ही साथ थी, मगर बगैर कोई एक्स्ट्रा बात किए। जब रात काफी हो गई तो सब अपनी ही सीट पर सो गए। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लिहाजा मैं जग रहा था। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम इतने करीब होंगे। नील को नींद आ गई थी। वह मेरे कंधे पर सिर टिका करके सो गई। यह
खूबसूरत पल फिर कभी आएगा या नहीं यह नहीं मालूम, लेकिन जितना भी टाइम नील के साथ मिला मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने कहा था ना कि कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ी कर देती है जहाँ खुशियाँ उसको बाहें फैला करके इंतजार कर रही होती हैं। फिलहाल कुछ दिन मेरे ऐसे ही गुजरने वाले थे नील के साथ। बस जब हमारे शहर पहुंची तो नील अभी भी मेरे कंधे पर अपना सिर रख करके चैन से सो रही थी और मैं सारी रात उसकी छुअन से अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस कर रहा था। नील को मैंने हौले से जगाया तो वह बिना मन के जाग तो गई, मगर नींद उसकी आंखों से अब भी नहीं गई थी और इस आधे नशे में नील बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी जुल्फों को बार बार उसके चेहरे पर आना और उसे वो बार बार हटाती, मैं उसे ही देख रहा था। पर वो इन सब से अनजान बस की सीढ़ियों से मंद मंद कदमों से नीचे उतर गई। हम सभी अपने अपने घर जाने वाले थे। नील और हम टैक्सी स्टैंड तक साथ गए थे और फिर अलग अलग टैक्सियों में, वह अपने घर और मैं अपने रूम पर। फाइनल ईयर के जब एग्जाम्स खत्म हुए तो नील से मैंने मिलने के लिए कहा, क्योंकि मैं अपने गांव जाने वाला था और फिर कब आना होगा यह मुझे भी नहीं मालूम था। मैं पहले से ही वहां पहुंच चुका था और नील का इंतजार कर रहा था। नील आई, मगर वह अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत खामोश थी। मेरे सामने वाली सीट पर वह बिल्कुल गुमसुम सी बैठी रही। मैंने आहिस्ता से नील का हाथ अपने हाथों में लिया तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर आंसुओं की 2 बूंदें उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क गई। मेरा भी दिल भर आया और फिर बगैर किसी की परवाह किए ही हमने नील की आंखों को चूम लिया। सच कहूं तो किसी से जुदाई का आलम बहुत अखरता है। दिल चाहता है कि मैं उसे रोक लूं, अपने पास रख लूं, मगर ऐसा कहां होता है। बस आंसुओं को अपने पलकों में बंद कर लेना ही अच्छा था। पिता का सपना और माँ की जरूरतों को भी ध्यान देना था, लिहाजा मैं अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुट गया। मगर एक पल के लिए मैंने कभी भी नील की यादों को खुद से अलग नहीं होने दिया। नील को मुझसे पहले जॉब मिली। वह पहले ही प्रयास से एसडीएम के लिए चयनित हुई और मैं 1 साल बाद लेक्चरर के पद पर चयनित हुआ। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, हर किसी का समय की कद्र करनी चाहिए और जिसने कद्र नहीं किया वह गर्त में समा गया। समय की तेज रफ्तार में हम दोनों ही अनुकूल थे और प्रयास था कि साथ साथ चल सकें। एक दिन जब मैंने नील से कहा कि नील, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं, तो नील ने खुशी खुशी हामी भर दी। हम दोनों समाज के उन दकियानूसी बातों को दरकिनार करते हुए परिणय सूत्र में बंध गए, जहां ना कोई धर्म का बंधन था और ना कोई जाति का बंधन, बस प्यार और प्यार का बंधन था। हमारी शादी को 1 साल हो गए थे। हम बहुत खुश थे। अपने अपने बीच कभी भी नौकरी को आने नहीं दिया। सच कहूं तो नील को कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई। मुझे याद है जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि बधाई हो, आप पिता बनने वाले हो, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और नील कितने प्यार से मेरी तरफ देख करके शर्मा गई थी। कुछ दिन पहले जब नील ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफर वाराणसी हो गया है तो मैं परेशान हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं उसके बिना अधूरा हूँ। कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा उसके बिन। नील के वाराणसी जाते ही 1 सप्ताह बाद ही उसने मुझे तलाक के कागजात भेज दिए। पेपर देखा तो मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और ऐसा लगा कि मेरी धड़कनें मेरा साथ नहीं दे रही हैं और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो शाम को 6 बज रहे थे। मैंने नील को कई बार कॉल किया मगर नील ने एक बार भी कॉल पिकअप नहीं किया। नील को मुझसे तलाक लेना मुझे कुछ समझ में नहीं आया और खास करके ऐसे समय पर जब वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। बचपन में जब मैंने रामायण के एक दृश्य में माता सीता को जब पेट से थी तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था, उस सीन को देखकर मैं बहुत रोया था। नील ने मुझे ऐसे चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया था जहां मुझे जिंदगी टुकड़ों में बिखरती नजर आ रही। अगले दिन जब नील से मिलने मैं वाराणसी गया तो नील घर पर नहीं थी। गार्ड ने मुझे बताया कि मैडम दौरे पर गई हैं। मैंने फिर नील को कॉल किया और फिर कोई जवाब नहीं मिला।
मिला तो मैं वहीं लान में लगी बेंच पर बैठ गया। शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास नील घर पर आई तो मैं खुद ही नील के पास पहुंचा तो नील ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। कॉलेज के दिनों में जब नील मुझे नहीं दिखती थी तो ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरा सा है, कुछ कमी सी है और सारा दिन बेचैन रहता था। मगर आज नील को मुझसे दूर हुए 1 सप्ताह से भी ज्यादा हो गया था। ना कोई फोन ना कोई बात, बस सीधा तलाक का कागज भेज दिया और यह भी नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी, आखिर मुझे किस बात की सजा दी जा रही थी। नौकर अंदर आया और बोला, मैडम जी चाय बना दूं क्या? तो नील ने मुझे मना कर दिया और खुद नील किचन में जाकर के चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद नील हाथ में चाय का कप लिए मेरी तरफ आई और बगैर कुछ बोले ही चाय का प्याला मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने नील की तरफ देखा तो बरबस ही मेरी आंखें भर आई। यकीन नहीं होता नील कि तुम इतना बदल जाओगी, मैंने रूंधे गले से कहा। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, क्या गलती थी मेरी जिसकी मुझे तुम इतनी बड़ी सजा दे रही हो? कहते कहते मैं फपक पड़ा। काफी देर तक मैं यूं ही रोता रहा मगर नील ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे स्वाभिमान ने मुझे वहां बैठने की इजाजत नहीं दी और मैंने तलाक का पेपर निकाला और साइन करके वहीं रख करके बाहर निकल गया। जिंदगी सच में बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। कभी खुशियों से लड़ना तो कभी खुद को वातावरण के अनुसार ढालना सिखाती है। मैंने भी इंसान के बनाए सामाजिक परिवेश में खुद को ढाल लिया था। बगैर किसी बात के मुस्कुराना और हंसना सीख लिया था। बगैर मन के लोगों के बीच में खुद को व्यस्त रखना और घुल मिल जाना अब सीख चुका था। नील से अलग हुए आज 21 साल हो गए। इन 21 सालों में हमने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि नील की तस्वीर से बातें करते करते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। जिंदगी के इस पड़ाव पर हर कदम पर खुद को मजबूत पाया। नील का मेरी जिंदगी से जाना मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैं कतरा कतरा बिखर चुका था मगर कब तक मैं ऐसा दुख भरा और हताश भरा जीवन जीता? मेरी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली थी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। आखिर जीवन मेरा है, मुझे इसे जीना है। और फिर खुद को मैंने समझाया और फिर खुद को मैंने मजबूत कर लिया था। मेरा ट्रांसफर लखनऊ हो गया था। अब मेरी दिनचर्या बदल चुकी थी। जहां पहले मैं नील की यादों के बीच खुद को कमरे में बंद कर लेता था, वहीं आज मैं टाइम से सुबह उठने के बाद जॉगिंग करना, योगा करना और लौटते वक्त मंदिर जाना मेरी रोज की दिनचर्या में शामिल था। खुद ही सुबह का नाश्ता तैयार करना और फिर टाइम से ऑफिस जाना। इधर बीच मैंने एक और पार्ट टाइम शौक पाल लिया था, वह था असहाय स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव क्लास चलाना। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटता तो अपनी कोचिंग जाता, वहां 2 घंटे पढ़ाता और स्टूडेंट्स के बीच खुद को व्यस्त रखता। मैंने अपनी कोचिंग का नाम रखा नील स्टडी पॉइंट रखा था, जो पिछले 3 सालों में विभिन्न विभागों में 100 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे और बहुत कम समय में हमारी कोचिंग फेमस हो गई थी। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं थी। जो भी स्टूडेंट यहाँ स्टडी करने आता था उससे एक एग्रीमेंट्स करवाया जाता था कि उसका सिलेक्शन होने के बाद जब वह नौकरी करने लगेगा तो अपनी सैलरी का 10% प्रति माह वह कोचिंग के परिचालन हेतु 5 वर्ष तक देगा। और स्टूडेंट आसानी से मान जाते थे क्योंकि पहले उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी। शुरू में आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले छात्र छात्राएं ही आते थे, परंतु बाद में सभी वर्गों से स्टूडेंट आने लगे थे। इस तरह से मेरी कोचिंग चल निकली थी। मेरी कोचिंग से मेरे सिवा 2 और टीचर थे, एक मैथ के टीचर मिस रिया और दूसरे इंग्लिश के टीचर दीपक। इन सब के बीच एक कमला काकी थी जो कोचिंग की साफ सफाई की व्यवस्था देखती थी। सच कहूं तो कमला काकी को मैंने कभी स्टाफ की नजर से नहीं देखा, बल्कि उन्हें हम सब अपना अभिभावक मानते थे और कमला काकी ने भी कभी खुद को स्टाफ नहीं समझा। वह हमेशा
हमेशा हम सबको अच्छी बातें ही बताया करती थी, बिल्कुल एक अभिभावक की तरह। एक दिन मैं कोचिंग के कार्यालय में बैठा इतिहास की कुछ तारीखों को अंडरलाइन कर रहा था, तभी कमला काकी की आवाजें आई, बेटवा केहू आपसे मिले के खातिर आए है। ठीक है काकी, भेज दीजिए, कह करके फिर से मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। एक्सक्यूज मी सर, किसी लड़के की आवाज आई। मैंने सिर उठा करके देखा तो एक 19-20 साल का नवयुवक, जिसके लंबे घने बाल, आकर्षक चेहरा, कंधे पर एक हल्का बैग लिए दरवाजे पर खड़ा था। ओह यस प्लीज कम, मैंने हड़बड़ा करके कहा। थैंक यू, उसने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। जी कहिए क्या बात है, मैंने पूछा। सर मेरा नाम वैभव है, मुझे भी कोचिंग करना है। सर मैंने यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स तैयार किया हुआ है, बस सही मार्गदर्शन के साथ आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने एक सांस में कह डाला। हाँ तो बिल्कुल करिए, यहाँ के रूल्स तो आपको पता ही होगा, मैंने उससे कहा। जी थैंक यू सर। फिर मैंने उससे पूरा रूल्स समझाया और नेक्स्ट वीक शुरू होने वाले नए बैच में एडमिशन के लिए बोला। अच्छा सर प्रणाम, मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, कहते हुए वह मेरे पैरों को झुक करके छू लिया और फिर अनायास ही मेरा दायां हाथ उसके सिर पर रख उठा। आमतौर पर आज के युग में ऐसा नहीं होता है। आज के युग में बच्चों को संस्कार की पाठशाला समझ ही नहीं आती है। आधुनिक युग में छात्र अपना नैतिक कर्तव्य भी भूलता जा रहा है। मगर इस लड़के से मिल करके ऐसा लगा कि अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीक का जब नया बैच स्टार्ट हुआ तो पहली क्लास मेरी ही थी। नील स्टडी पॉइंट में हिस्ट्री की प्रॉपर क्लास मैं शुरू से ही लेता आया था। चूंकि नया बैच होता है तो पहली ही क्लास में स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और स्टूडेंट के सपनों और तैयारी के बीच का अंतर भी समझ आ जाता है। उस दिन हिस्ट्री की पहली क्लास में जब मैंने बारी बारी से सबका इंट्रो लिया तो यह मालूम हुआ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पारिवारिक इतिहास में कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। ऐसे में उन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके यहाँ 1 या 2 सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी कि वह अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकें। ऐसे में केवल कोचिंग संस्थान ही ऐसे होते थे जहाँ स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान होता था। वैभव बहुत ही निडर और साहसिक नवयुवक था। वह जितना मिलनसार था उतना ही अपने लक्ष्य के प्रति सजग भी था। 3 घंटे की क्लास में मैंने कभी भी वैभव को फालतू की बकबक करते नहीं देखा था। सारे क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिसका सर्वर मेरे कार्यालय में था। मैं वहीं से सारे स्टूडेंट और टीचर की गतिविधियां देखता था। यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आ चुका था और स्टूडेंट की तैयारी और गहरी हो चुकी थी और इसी दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे बुखार आ गया था। स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मैं खुद भी रात भर जाग कर पढ़ता था। पिछले 3 दिन से मैंने कोचिंग की जिम्मेदारी रिया मैम को सौंप दी थी। कमला काकी को सब कुछ समझा दिया था। दोपहर को जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तभी मेरे फोन की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर था। मैंने फोन पिकअप किया तो उधर से एक जानी पहचानी सी आवाज आई। सर मैं वैभव बोल रहा हूँ, कैसी तबीयत है आपकी? अरे वैभव की आवाज सुनकर मेरे ओंठों पर मुस्कान आ गई। सर मैं अभी आपके घर आ रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वैभव ने फोन काट दिया। अगले 1 घंटे बाद वैभव मेरे कमरे पर था, हाथ में एक बड़ी टिफिन और कुछ फ्रूट्स। अरे वैभव, इन सब की क्या जरूरत थी? मैंने आश्चर्य से कहा। कुछ नहीं सर, आपकी तबीयत जब तक खराब मैं यहीं रहूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। वह जिद पर अड़ गया और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाया। अब वैभव मुझे रोज ऑफिस से पिकअप करके कोचिंग छोड़ता और खुद कोचिंग पढ़ता। शाम को मुझे मेरे रूम पर छोड़ता और फिर 1 घंटे बाद मेरे लिए खाना लेकर के आता। अगले महीने यूपीएससी का प्री होने वाला था और वैभव मेरी देख रेख में व्यस्त था। ऐसे में वह ठीक से अपनी स्टडी नहीं कर पा रहा था। मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था और हुआ भी ऐसा ही। मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था, मगर वैभव को मेरे ठीक होने के बाद भी मुझे वैसे ही वह
वह ऑफिस से पिकअप करता और कोचिंग छोड़ता, खुद कोचिंग पढ़ता और फिर मुझे रूम पर छोड़ता। वैभव और मेरे बीच एक अनजाना ही सही मगर बहुत गहरा रिश्ता बन चुका था। मेरी जिंदगी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। वह वैभव के आने के बाद एक नई ऊर्जा से भर गई थी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था, कुछ पुराने छूटे तो कुछ नए मिल गए थे। और यह जिंदगी का कड़वा सच भी है कि जिंदगी की स्पीड अपने शबाब पर रहती है और इंसान इस दौड़ में कहां तक दौड़ता है यह समय पर निर्भर करता है। वैभव ने यूपीएससी प्री और मेंस दोनों अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया था। अब साक्षात्कार की तैयारी चल रही थी। वैभव के साथ कोचिंग के कई लड़के और लड़कियां भी थी जिनका वैभव के साथ साक्षात्कार था। मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू करवाया, जहां रोज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ देश विदेश की ताजा तरीन खबरों पर भी डिस्कस करते थे और इस तरह सबकी तैयारी अच्छी भी हो गई थी। सुबह सुबह जब इंटरव्यू के लिए वैभव तैयार होकर के मेरे रूम पर आया तो उसने रोज की तरह मेरा चरण छुआ तो मन गदगद हो उठा। मन से ढेरों आशीर्वाद निकल उठे। उस दिन वैभव के साथ मैं खुद भी गया और जब तक उसका इंटरव्यू नहीं हो गया मैं बाहर वहीं बैठा रहा। शाम 4 बजे वैभव का इंटरव्यू जब खत्म हुआ तो वह बाहर आया। आते ही वह मुस्कुरा करके बोला कि बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू। उसके चेहरे की रौनक देखकर मुझे नील याद आ गई। मुझे अच्छे से याद है जब नील यूपीएससी की इंटरव्यू दे करके बाहर निकली थी तो ऐसे ही खुश हो करके मुझसे यही कहा था, क्या सोच रहे हैं आप? मुझे सोच में डूबा देखकर वैभव बोल पड़ा, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने हड़बड़ा करके जवाब दिया। जिस दिन वैभव का रिजल्ट आना था उस दिन सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, केवल सुबह की चाय वैभव के साथ पिया था बस, और बरामदे में चहलकदमी करता रहा। जाने क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा नील के रिजल्ट आने के दिन भी हो रहा था। शाम को जब रिजल्ट आया तो वैभव को वीडियो का पद मिला। देखकर मन खुशी से झूम उठा। मैंने खुशी से वैभव को गले लगा लिया, वैसे ही जैसे रिजल्ट आने के बाद नील को गले से लगा लिया था। वैभव की ज्वाइनिंग के पहले वैभव ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया और नील स्टडी पॉइंट के सभी स्टूडेंट के साथ साथ मुझे भी इनवाइट किया। शाम को वैभव की कई बार कॉल आ चुकी थी। वह बार बार फोन करके पता कर रहा था कि मैं कहां पहुंचा। शाम को करीब 7 बजे मैं वैभव के बताए पते पर पहुंचा। काफी आलीशान मकान था, परंतु वैभव के हाव भाव से कभी नहीं लगा कि वह अमीर बाप की औलाद है। मगर वहां पार्टी जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। अंधेरा ही छाया रहा, ना कोई लाइट ना कोई सजावट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। मैंने कोचिंग के 1-2 स्टूडेंट को भी फोन लगाया मगर सभी का फोन ऑफ था। मैंने फिर वैभव को फोन लगाया मगर उसका भी फोन ऑफ जा रहा था। अब मैं क्या करता। कुछ देर असमंजस की स्थिति में वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ सोच करके मैंने उस मकान के गेट को अंदर की तरफ जोर से धकेला तो गेट अंदर की तरफ खुल गया और अचानक से उस परिसर की सैकड़ों रंगीन लाइटें जगमगा उठी और तभी एक साथ कई सारी आवाजें गूंज उठी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। मैं अवाक अपलक देखता रहा और फिर मुस्कुरा उठा। मेरा उस दिन जन्मदिन था। नील के जाने के बाद फिर कभी मेरा जन्मदिन मुझे याद ही नहीं आया था। यह मेरी कोचिंग के सभी स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरा अप्रतिम बर्थडे मनाया था। मैंने सबको थैंक यू बोला और वैभव को खोजने लगा। इतने में मुझे किसी जानी पहचानी आवाज ने पुकारा, देव। मेरा नाम देवेंद्र था मगर देव नाम से सिर्फ नील ही पुकारती थी। और फिर सामने देखा तो नील खड़ी थी। उसके पीछे वैभव आंखों में आंसू लिए मुझे निरीह भाव से निहार रहा था। वही नील जो आज के 25 साल पहले मुझे रोता छोड़ गई थी। वही नील जो मेरी जिंदगी थी। वही नील जिसने मुझे अपने सिवा कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दिया। वही नील जिसकी चाहत की खुशबू का पीछा करते हुए मैं जिंदगी के 50वें पड़ाव पर आ पहुंचा था। पिछली बातें सोचकर आंखें भर आई, गला रुंध गया। नील जो कभी बेहद खूबसूरत थी, आज वह 50 साल के उस पड़ाव पर खड़ी थी जहां उसने अपने हंसी 25 साल ऐसे ही गंवा दिए थे। नील भी भावुक होकर के फफक करके रो पड़ी। वैभव भी जोर जोर से रोने लगा। मैं यह सब देख करके बर्फ सा जम गया था और फिर आगे बढ़ करके मैंने नील को अपनी बाहों में भर लिया। आखिर मैं कब तक खुद को मजबूत रखने का ढोंग करता।
और फिर टूट करके फपक फपक कर रो पड़ा। काफी देर तक फिजा में खामोशी छाई रही। फिर वैभव ने ही खामोशी तोड़ी। पापा हम अंदर चलें? वैभव ने मेरी कांपती हुई उंगली पकड़कर बोला। हर पिता की यही ख्वाहिश रहती है कि उसकी संतान उसकी उंगली पकड़ करके चलना सीखे, उसकी उंगली पकड़ करके उठना सीखे, उसकी उंगली पकड़कर संभलना सीखे। मैं इस सुख से 25 साल तक वंचित रहा और आज जब वैभव ने मेरी उंगली पकड़ी तो वह 25 सालों के गिले शिकवे क्षण भर में छू हो गया। बाहर लान में पार्टी चल रही थी और हम नील और वैभव अतीत के गहराइयों में डूबे थे। नील ने बताया कि जब वैभव पेट में था तो डॉक्टर ने बताया कि नील को बोन कैंसर है जो बढ़ता ही जा रहा है और वो मैक्सिमम 2 साल से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगी, जिसके डर से नील ने मुझसे अलग रहना ही उचित समझा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन जाए, इसलिए खुद को मुझसे अलग करने का फैसला ले लिया और तलाक ले लिया। मगर जब उसके पेरेंट्स ने नील को समझाया कि उसके पेट में उसका बच्चा है, उसे उसके लिए आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, तो वह खुद को मजबूत करने के लिए योगा और तरह तरह के एक्टिविटी में खुद को व्यस्त रखने लगी। इसी बीच नील ने अपना इलाज विदेश में करवाने का निर्णय लिया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। 5 साल बाद जब नील वापस भारत आई तो वह फिर से नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। वैभव उस समय छोटा था। नील ने वैभव को साथ लेकर के अपने पेरेंट्स के यहाँ से अपना ऑफिस पुनः ज्वाइन किया और इंतफाक की 5 साल बाद उसका ट्रांसफर लखनऊ हो गया। लखनऊ आने के बाद कई सालों तक नील ने अपनी ऑफिस का काम किया। एक रोज जब वह अखबार पढ़ रही थी तो मेरी कोचिंग नील स्टडी पॉइंट्स का ऐड देखा और नीचे मेरा नाम पता और मेरा नाम पढ़ा तो वह खुद को रोक नहीं पाई। मेरे ऑफिस आई थी, मेरे बारे में कमला काकी और रिया से पूछताछ की और एक दिन वैभव को मेरे बारे में बताया और उसे मेरी कोचिंग में पढ़ने भेजा। जब वैभव मेरे रूम पर गया था उसने तभी मेरे रूम की दीवारों पर नील और मेरी तस्वीरों को देखा था, जिससे वह जान गया था कि मैंने अभी भी दूसरी शादी नहीं की है। कहते हैं कि जिंदगी किसी के जाने से खाली नहीं होती है, मगर यह भी सच है कि उसकी जगह कोई और ले भी नहीं सकता है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।